दुनिया के सारे मेजर धर्मों ने इंडिया और मिडिल ईस्ट में ही जन्म लिया। ऐसी क्या बात थी पृथ्वी के इन्हीं दो टुकड़ों में? आप जिस भी भगवान में आज मानते हो, क्या आज वो इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वही ट्रू गॉड है? इजिप्शियन गॉड्स, रोमन गॉड्स, ग्रीक गॉड्स, मायन गॉड्स, चाइनीज गॉड्स, विशाल सिविलाइजेशंस ने इन्हें पूजा, इनके नाम पे जिए, इनके नाम पे मरे, मगर आज ये सब म्यूजियम्स में रखे हुए हैं। क्या ये फेक थे, कमजोर थे, इसीलिए नहीं बच पाए? यूरोप, चाइना, अफ्रीका, अमेरिका में हजारों भगवान पैदा हुए, लेकिन कोई भी वो रिलीजन नहीं बन पाया जो आज तक फैलता हो, जीता हो। क्यों सिर्फ इन 7 रिलीजियंस में आज दुनिया की ऑलमोस्ट 80% आबादी यकीन करती है, जो सभी सिर्फ इन 2 कॉरिडोर से निकले हैं, और उनमें भी जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज्म, जिसके अंदर ही 3 धर्म बन गए। क्या स्पेशल है यहाँ? क्या यही 2 इलाके भगवान की चुनी गई जमीन है, या फिर इन इलाकों ने अपने भगवानों को खुद चुना? लेट 1980s स्पेन के पथरीले पहाड़, एंथ्रोपोलॉजिस्ट युआन लुई एक पतली दरार के अंदर घुसते हैं, इतनी पतली कि सिर्फ एक इंसान घुस सके। अंदर घुसते ही जमीन गायब, नीचे 13 मीटर की अंधी खाई, नो लाइट नो एस्केप, एक गलत कदम खेल खत्म। फिर भी लुई अपनी टीम के साथ नीचे उतरते हैं, रोप्स, हेडलैम्प्स, और फिर एक आवाज आती है, पत्थर पर पांव की नहीं, हड्डी के टूटने की। लाइट नीचे पड़ती है, 28 कंकालों का ढेर एक के बाद एक पैटर्न में जानबूझकर रखा हुआ मिलता है, मगर इंसानों के नहीं, हमारे सबसे करीबी पूर्वज होमो हाइडेलबर्गेंसिस के। बगल में एक और चीज रखी मिलती है, हाथ के हथेली जितनी छोटी सी कुल्हाड़ी, 4.5 लाख साल पुरानी, मगर कोई स्क्रैच नहीं, कोई इस्तेमाल के निशान नहीं, और मटेरियल रेड क्वार्ट्जाइट, एक रेयर स्टोन जिसे पूर्वज लाइफ और ब्लड का सिंबल मानते थे। अब यहां पर साइंस का पूरा लॉजिक ही टूटने लगता है। सोचो, 4.5 लाख साल पहले किसी ने घंटों मेहनत करके एक हथियार बनाया, यूज करने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए। फिर एक डेड बॉडी उठाई, उसे इस पतली सी दरार से ले गए, 13 मीटर नीचे उतारा, एक बार नहीं 28 बार, नेचर के रूल्स के अगेंस्ट। डेड बॉडी का मतलब इन्फेक्शन रिस्क, एनर्जी वेस्ट, जीरो सर्वाइवल वैल्यू। कोई भी जानवर इतना इरेशनल नहीं होता। हाथी मरे हुए के पास रुकते हैं, बंदर चिपक कर बैठते हैं, उनमें भी जज्बात होता है, पर यह सिर्फ इमोशन नहीं था, ये एक नया कदम था, जहां पहली बार एक जीव ने डेथ को कहानी बना लिया था, जहां पहली बार मौत को मीनिंग दिया गया। जन्म हो चुका था एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का, फिक्शन का। कहानियों में सोचना होमोनिन्स की सबसे बड़ी सुपर पावर थी, मगर ये एक बड़े सुपर प्रॉब्लम के साथ आई, अनसर्टेनिटी। क्योंकि अब दिमाग कहानी बना सकता था, तो हमें अब मौत की कहानी बनानी थी, मौत के बाद की कहानी बनानी थी, और खुद के और कबीले की तरक्की की भी कहानी बनानी थी। और जब कहानी बनाने वाला दिमाग डर में होता है, वो अजीब बिहेव करने लगता है। एक एक्सपेरिमेंट और एक शॉकिंग रियलिटी सामने। 100 लोग 2 ग्रुप्स में बांटे गए। एक ग्रुप को बोला गया, उस पल को याद करो जब तुम कंट्रोल में थे, कंट्रोल फील हो रहा था। दूसरे को बोला गया, उस पल को याद करो जब तुम हेल्पलेस, वल्नरेबल फील कर रहे थे, बस इतना। फिर दोनों को सेम विजुअल्स दिखाए, ब्लैक और व्हाइट डॉट्स का रैंडम विजुअल नॉइज, जिसमें कोई शेप नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई मीनिंग नहीं। और रिजल्ट, जिस ग्रुप को इन कंट्रोल फील करवाया गया था, उन्हें सिर्फ नॉइज दिखा, मगर जिन्हें हेल्पलेस, अनसर्टेनिटी फील करवाया गया था, उन्होंने लिटरली उसी नॉइज में चेहरे देखे, पैटर्न्स देखे, मीनिंग देखा। रियलिटी नहीं बदली थी, अनसर्टेनिटी ने उनके परसेप्शन को ही बदल दिया था। आप भी ये करते हो, क्राइम न्यूज देख लो, मासूम पर भी शक करने लगते हो। एयरपोर्ट पर कोई आदमी ज्यादा क्या देख ले, टेररिस्ट लगने लगता है। जब कंट्रोल टूटता है, दिमाग खुद से इनविजिबल पैटर्न्स जोड़ने लगता है, क्योंकि दिमाग के सर्वाइवल एल्गोरिदम के लिए शक करके 10 बार गलत होना ज्यादा सेफ है, एक बार थ्रेट इग्नोर करके मरने के बजाय। अब वापस आओ जंगल में, जहां कंट्रोल नाम की कोई चीज ही नहीं थी। रोज लोग मर रहे थे अचानक, बिना वजह। तो जब पेड़ों के पत्ते हिलते, पैटर्न दिखता। जब ट्राइब का कोई आदमी अचानक मर जाता, कुछ तो कनेक्शन लगता। इवेंट्स अलग अलग नहीं, बल्कि जुड़े हुए लगने लगते। अब ये 20 सेकंड का क्लिप देखना और बताना आपके दिमाग ने क्या पैटर्न जोड़ा।
क्लिप में कुछ भी नहीं था, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स और मूवमेंट, बट आपके दिमाग ने उन्हें इंटेंशन वाले कैरेक्टर्स बना दिए, उन्हें एजेंसी दे दी। The angry, aggressive orange triangle, looking for trouble, sees someone that he could pick on, and starts pushing him around, being real mean. The green dad looks like he's being attacked and is running away from the situation. Yeah, the orange triangle is a bully. The gray triangle is a good guy. जंगल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हवाएं तेज चलती, कोई चला रहा है, बिजली गिरती, कोई कर रहा है। हिरन का पीछा किया, पानी मिल गया, हिरन ने करवाया। हवा, पानी, आंधी, तूफान, ये सब फोर्सेस नहीं, सबके पीछे एक एजेंट है ऐसा नजर आता, और उसके पीछे स्पिरिट्स। और यहीं से जन्म हुआ एनिमिज्म का, इतिहास का सबसे प्राचीन रिलीजन, जिसकी ना कोई एक किताब, ना कोई फिक्स्ड रूल, बस सिर्फ एक पर्पस, रैंडमनेस को मीनिंग देना और कंट्रोल हासिल करना। रिलीजन का एक सिंपल मॉडल बनाया है आपके लिए, कभी नहीं भूलोगे। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के दो पहिए हैं जिन पर इंसानी सभ्यता टिकी हुई है। पहला पहिया साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, सेफ्टी, मीनिंग, प्रेडिक्टेबिलिटी, आंसर्स। दूसरा पहिया सोशल स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, मोरालिटी, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, रूल्स। ये दो पहिए अगर उबड़ खाबड़ हो जाए ना, यानी साइकोलॉजिकल केओस और सोशल केओस आ गया, तो क्या होगा? अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है और कबीला बर्बादी की राह पर जाता है। एनिमिज्म रिलीजन ने इंसानों को सरवाइव करना सिखाया, डर कंट्रोल हुआ, ट्राइब्स जुड़े, डिसीजन मेकिंग बेटर हुई, सिस्टम काम कर रहा था, एवोल्यूशनरी एडवांटेज दे रहा था, और इसीलिए ये सिस्टम टिक गया। 100 साल नहीं, ना 1000 साल, 4 लाख सालों तक। इवन आज तक अमेज़न में, साइबेरिया में, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ये चल रहा है। मगर इन्हीं दो इलाकों में, मिडिल ईस्ट और इंडिया में, प्रकृति इसी रिलीजन का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। बट एक पॉइंट टू नोट, एंशिएंट केओस ने ब्रेन को हाइपर अलर्ट बनाया, मगर मॉडर्न केओस ब्रेन को हाइपर स्कैटर्ड बना रहा है। रील्स, शॉर्ट कंटेंट, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस। रिसर्च दिखाती है कि एवरेज इंसान का अटेंशन स्पैन सिर्फ 47 सेकंड्स रह गए, और रिजल्ट, ब्रेन कभी फुल्ली रीसेट ही नहीं होता। कांस्टेंट टायर्डनेस, ब्रोकन थिंकिंग, लो फोकस और वीक क्लैरिटी। इसको फिक्स करने के लिए लोग कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स तो लेते हैं, जिससे अलर्टनेस बढ़ता है, लेकिन रैपिड कैफीन स्पाइक से कभी कभार ओवर स्टिमुलेशन क्रिएट होता है, रिजल्टिंग इन जिटर्स, एंजाइटी या क्रैश। लेकिन जब आप कैफीन को L-theanine के साथ लेते हो, तब एक बैलेंस्ड ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन बन जाता है, और इसी प्रिंसिपल पर डिजाइन है न्यूरोगम, जिसके हर एक पीस में 40 मिलीग्राम नेचुरल कैफीन और 60 मिलीग्राम L-theanine का ऑप्टिमाइज रेशियो है। कैफीन ब्रेन का टायर्ड सिग्नल ब्लॉक करता है, अलर्टनेस बढ़ाता है, और L-theanine ब्रेन के सिग्नल्स को बैलेंस करके काम, स्टेबल फोकस क्रिएट करते हैं। मतलब फोकस विदाउट एनी जिटर्स और क्रैश। इवन एक MIT एफिलिएटेड ब्रेन को पायलट स्टडी भी सजेस्ट करती है कि न्यूरोगम यूजर्स 21% फास्टर फोकस और हायर अटेंशन अचीव करते हैं। सो इफ यू वांट टू चेक आउट न्यूरोगम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अब लौट आते हैं हमारे वीडियो पर। साल 1994, टर्की, सांली उर्फा शहर के पास एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट क्लॉस श्मिट को अपनी खोज के दौरान एक मिट्टी का टीला दिखता है। वो अंदर गहरी खुदाई करते हैं, और जो बाहर निकलता है वो इतिहास के सभी टाइमलाइंस को तोड़ देता है। 20 टन के टी शेप्ड पत्थर, परफेक्टली कार्व्ड, जानवरों के मेटिकुलस स्कल्पचर्स, सर्कुलर एनक्लोजर्स प्रेइंग के लिए, एक टेंपल कॉम्प्लेक्स जो स्टोनहेंज से भी 8000 साल पुराना था, पिरामिड से 7000 साल पुराना। मगर इसमें रहने के लिए एज सच कोई प्लान्ड घर नहीं थे, ये सिर्फ प्रेइंग के लिए था। किसने बनाया? हंटर गैदरर्स ने, जिनके पास मेटल्स का ज्ञान नहीं था, पहिया नहीं था, जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था, खेती नहीं करते थे, फिर भी किसी तरह उन्होंने 20 टन के पत्थर खोदे, तराश के उठाए और एक मंदिर खड़ा कर दिया। आखिर क्यों? क्लॉस श्मिट का जवाब काफी कंट्रोवर्शियल था। उन्होंने कहा, पहले मंदिर फिर शहर। Exactly. It's a turning point in world history. हंटर गैदरर्स खेती नहीं करते थे, मगर मंदिर बनाने के लिए हजारों लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होना पड़ता था। महीनों तक खाना कहां से आएगा? उसी जमीन पर अनाज उगाओ। फार्मिंग के लिए एवोल्यूशनरी प्रेशर नेचुरली पड़ा। नोट, रिलीजन ने एग्रीकल्चर को इन्वेंट नहीं किया, बल्कि उसके ट्रांजिशन को एक्सेलरेट किया। 15000 BCE से 10000 BCE के बीच 3 मेजर फोर्सेस ऑलरेडी जोर डाल रहे थे। पहला, आइस एज खत्म, क्लाइमेट स्टेबल, मौसम प्रेडिक्टेबल, हमारी आबादी बढ़ने लगी, होलोसीन स्टेबिलिटी। दूसरा, आइस एज खत्म होने की वजह से बड़े शिकार विलुप्त हो रहे थे। woolly mammoths, steppe bison, giant deers because of Pleistocene and younger dryas extinction। एक बड़ा वुली मैमथ जैसा जीव महीनों तक 100 लोगों का पेट भर सकता था, कैलोरीज का बोनांजा। और तीसरा, माइग्रेशन इम्प्रैक्टिकल हो रहा था, इंसान पृथ्वी के हर कोने तक फैल चुका था। सो ज्यादा पेट,
कम जानवर और माइग्रेशन इम्प्रैक्टिकल। सिविलाइजेशन की रियलिटी हर एक जगह से यहीं पर कन्वर्ज हो रही थी कि कहीं पर सेटल हो जाओ। मगर पूरी पृथ्वी पर सिर्फ 2 स्ट्रिप्स ऐसे थे जहां पर ये तीनों फोर्सेस मैक्सिमम इंटेंसिटी में एक साथ टकराए। पहला स्ट्रिप फर्टाइल क्रेसेंट, आज का मिडिल ईस्ट, और दूसरी स्ट्रिप सिंधु और गंगा के बीच की जमीन, आज का इंडिया। यहां पर वाइल्ड व्हीट और बार्ली नेचुरली उगता था। 7 फाउंडर क्रॉप्स जो आज दुनिया को 80% कैलोरीज देते हैं, इनमें से 6 इन्हीं 2 इलाकों में वाइल्ड मिलते थे। और इसीलिए यहां पर 10,000 साल पहले से ही कुछ पॉकेट्स में प्रोटो फार्मिंग शुरू हो चुका था, जो अब जोर पकड़ने लग गया। पृथ्वी का कोई और हिस्सा इतना लकी नहीं था। मगर यह भगवान का आशीर्वाद नहीं था, यह सर्वाइवल और ज्योग्राफी का प्रेशर था जो श्राप बन के बरसने वाला था। काफी खून बहेगा और कई धर्म खत्म हो जाएंगे। फार्मिंग ने इंसानों को खाना और स्टेबिलिटी तो दी, मगर इससे नेचुरली पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गया। 50 के कबीले अब सीधे 8,000 के प्लैंड सेटलमेंट्स बनने लग गए। सबसे पुराने एक्सकेवेटेड प्रोटो सिटी चातल होयुक टर्की में मिले आर्कियोलॉजिकल सबूत बताते हैं एक साथ 8,000 लोग रह रहे थे। हंटर गैदरर सोसाइटी से सीधा 66 टाइम्स का जंप बस कुछ हजार सालों में। और उसी वक्त 2,500 किलोमीटर ईस्ट में यही पैटर्न एक और जगह भी अनफोल्ड हो रहा था। मेहरगढ़, आज का बलोचिस्तान, 7000 BCE। इंडस नदी के पास वाइल्ड व्हीट उगता था। बकरी, भेड़, गाय पलने लग गए थे। यहां से दुनिया को पहली बार डेंटल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी मिली, 9,000 साल पुरानी। मिट्टी के बेक्ड घर मिले, फीमेल फिगरीन्स मिली, सेम पैटर्न जैसे चातल होयुक में भी। मगर यहाँ की पॉपुलेशन एट दिस पॉइंट सिर्फ कुछ हंड्रेड्स या मैक्स थाउजेंड्स की ही थी, जो कि 2600 BCE तक देखना। मोहनजोदारो 40,000, हड़प्पा 35,000, 1,000 से ज्यादा सिटीज, टोटल पॉपुलेशन 50 लाख। जबकि वेस्ट में उसी वक्त मेसोपोटामिया बस सिर्फ 30 से 50,000। इतना बड़ा गैप कैसे आ गया? इंडिया का नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा बनने वाला था। और सबसे बड़ी बात, इंडिया ने मेसोपोटामिया से बिल्कुल अलग रास्ता चुना, जिस स्ट्रक्चर की बुनियाद आज तक आर्कियोलॉजिस्ट भी डिकोड नहीं कर पाए। मगर वापस आते हैं फार्मिंग पर। 50 के कबीले अब हजारों के गांव बनने लग गए। इससे ह्यूमन ब्रेन की एक और बड़ी कमजोरी एक्सपोज होने लग गई, सोशल कोऑपरेशन की लिमिट। रॉबिन डनबर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ने 38 प्राइमेट स्पीशीज पर गहरा रिसर्च किया और एक लॉ बनाया। नियोकॉर्टेक्स का साइज डिटरमाइन करता है कितने लोग एक ग्रुप में स्टेबली रह सकते हैं, और ह्यूमंस के लिए वो लिमिट आई 150। 150 के बाद सब कुछ टूटने लगता है, ट्रस्ट, सेफ्टी और स्पेशली कोऑपरेशन। अब इमेजिन करो, जंगली हंटर गैदरर्स, लाखों साल से तड़ी पार शिकारी, कोई सही गलत की समझ नहीं, जिंदगी भर जिन्होंने सिर्फ जाने ली, इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं। अब अचानक से ऐसे 8,000 अजनबी एक साथ बिना कोई कानून के। केओस का इससे क्लियर डेफिनेशन और क्या हो सकता है? चातल होयुक में मिले रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि 93 खोपड़ियों में से 25 खोपड़ियों में गहरे फ्रैक्चर्स मिले, जैसे किसी ने हथियार से मारे हो। 93 में से 25 आज से कंपेयर करो तो 1 लाख लोगों में रफली 5 से 6 मर्डर्स होते हैं। और जैसे जैसे ये सेटलमेंट्स की डेंसिटी बढ़ी, इंजुरीज और बढ़ते गए। क्लियर कोरिलेशन की सोशल फ्रिक्शन बहुत हाई हो रहा था। 150 के बाद सब कुछ टूटने लगता है, ट्रस्ट, सेफ्टी और स्पेशली कोऑपरेशन। अब यहां से आगे जो होगा देखना, वही लॉ वापस से एक्टिवेट होगा। जब भी साइकोलॉजिकल और सोशल केओस एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट होता है, स्केल होता है, इंसान मजबूर हो जाता है स्टेबिलिटी के लिए नए स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, जो पहले हमेशा रिलीजियस होते हैं। क्योंकि रिलीजन ही वो सॉफ्टवेयर है जो एक साथ दोनों पहियों को फिक्स करता है, डर भी, साथ में भरोसा भी, मीनिंग भी और कोऑपरेशन भी। यही लॉ मिडिल ईस्ट में चला, फिर यही लॉ इंडिया में भी चला और चाइना में भी। मगर कहानी अलग अलग मुड़ गई। पहले देखते हैं इस लॉ ने मिडिल ईस्ट को कैसे तोड़ा और फिर जोड़ा, फिर इंडिया। फार्मिंग ने इंसानी सभ्यता से एक सबसे अहम चीज छीन ली थी, जिस पर पूरी इंसानियत की बुनियाद टिकी हुई थी, ट्रस्ट, विश्वास। कबीलों में भरोसा ऑटोमेटिक था, सब एक दूसरे को चेहरे से जानते थे, रेप्यूटेशन जानते थे, और स्पिरिट्स सबकी कॉमन मॉरल पुलिस का काम करती थी। मगर 8,000 के शहर में 98% अजनबी, ना किसी की हिस्ट्री पता, ना किसी को इंटेंशन पता। और सबसे बड़ा फ्रैक्चर, जंगल के वो स्पिरिट्स तो जंगल में ही रह गए। हर अजनबी का अपना शेमन, अपना रिचुअल, अपने स्पिरिट्स। मॉरल लॉ शैटर हो गया, ट्रस्ट ऑप्शनल बन गया और धोखा इनएविटेबल। और दूसरा झटका, धोखा देने का इंसेंटिव भी इतिहास में पहली बार स्केल हो गया। हंटर गैदरर दुनिया का इक्वेशन सिंपल था, आज शिकार इज इक्वल टू आज खाना,
यानी स्टोरेज जीरो, इनइक्वालिटी जीरो, चोरी का इंसेंटिव नेग्लिजिबल। अब पहली बार अनाज 6 महीने तक स्टोर हो सकता था। जमीन जनरेशंस तक किसी की थी, उधारी सालों तक चलती थी। पहली बार मेरा और तेरा रियल हो गया। एक 2017 स्टडी ने आर्कियोलॉजिकल डेटा पर जिनी कोएफिशिएंट को अप्लाई किया। रिजल्ट सिंपल था। हंटर गैदरर्स का जिनी कोएफिशिएंट 0.17, फार्मिंग सोसाइटीज ग्रेजुअली राइज करके 0.35 से 0.46, यानी इनइक्वालिटी डबल से ज्यादा। इसीलिए होर्डिंग, चोरी और क्राइम्स इस नए सिस्टम के नेचुरल आउटपुट बन गए। अब ट्रस्ट नहीं तो कोऑपरेशन नहीं और सोसाइटी नहीं। मगर वापस जंगल जा नहीं सकते, तो ट्रस्ट को पॉपुलेशन के साथ कैसे स्केल करें 50 से 8,000 तक, प्लस रिसोर्सेस का सही हिसाब भी रखना पड़ेगा। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को कैसे स्केल करें? जवाब था इंस्टीट्यूशंस। आज मॉडर्न वर्ल्ड हमारा स्टेबल है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ही इंस्टीट्यूशंस है। गवर्नमेंट्स, कोर्ट्स, पुलिस, स्कूल, कॉलेजेस, बैंक्स। मगर 8 से 12,000 साल पहले यह सोच पाना भी इम्पॉसिबल था। सो इंसानों ने सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस आखिर कौन से बनाए? शॉकिंगली कोई गवर्नमेंट या कोर्ट नहीं, रिचुअल सेंटर्स। गोबेकली टेपे जैसे सेंटर्स 12,000 साल पहले, ये वो पहली जगह थी जहां पर अजनबी एक दूसरे पर भरोसा कर सकते थे। यहां पर लोग बार बार इकट्ठा होते, सेम रिचुअल्स करते, सेम सिंबल्स देखते, सेम कहानियां सुनते, सेम गॉड्स में मानने लगते। पॉलीथिज्म के अंशों का जन्म हो रहा था। मगर ये सिर्फ पूजा पाठ से साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, बल्कि सोसाइटी का पहला सोशल कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी डेवलप हो रहा था। यहाँ पर 10,000 ग्राइंडिंग स्टोन्स मिले, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल का फूड प्रोडक्शन होता था। फिर इंडस्ट्रियल लेवल की केटरिंग, बियर ब्रूइंग की 160 लीटर की कैपेसिटी के सबूत, मतलब सोशलाइजेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। पूर्वजों की पूजा की जाती थी, स्कल कल्ट्स, आर्किटेक्चुरल प्लानिंग के ज्योमेट्रिक लेआउट्स। ऐसे रिचुअलिस्टिक स्ट्रक्चर्स, प्रोटो इंस्टीट्यूशंस ने दोनों पहियों को स्टेबलाइज करना शुरू किया और भटकते स्पिरिट्स को भी फाइनली घर मिल गया। आई मीन लिटरली 7,000 साल पहले के घर, और हर घर में क्ले फिगरीन्स। अब तक 2,500 फिगरीन्स मिल चुके हैं। सबसे फेमस सीटेड वुमेन ऑफ चातलहुयुग, एक फीमेल फिगरीन 2 लेपर्ड्स के बीच बैठी, अनाज के दाने के साथ दफन मिली। ये आर्ट नहीं, श्राइन्स थे घर के अंदर। पहली बार इंसानों ने भगवान को जंगल में नहीं, घर के अंदर बुलाया। 7,000 से 4,000 BCE के बीच जैसे जैसे गांव बड़े हुए, काम बंटने लगा। किसान, मजदूर, ट्रेडर, वॉरियर, शिल्पकार। और जब इंसान का काम स्पेशलाइज हुआ, भगवान का भी काम स्पेशलाइज हुआ। पहले एक ही स्पिरिट बहुत सारे काम करती थी। अब जमीन की देवी अलग, अनाज के देवता अलग, तूफान अलग, मौत के अलग, और एक बिल्कुल नई चीज पैदा हुई, प्रोफेशनल प्रीस्ट क्लास। पहले कोई भी भक्त बन सकता था, मगर अब रिचुअल्स कॉम्प्लेक्स हो गए थे। कैलेंडर समझना पड़ता, ऑफरिंग्स का हिसाब रखना पड़ता, फुल टाइम रिलीजियस स्पेशलिस्ट चाहिए थे। सुमेरियंस ने इन्हें नाम दिया एन, और पहली बार इंसानियत का एक ऐसा नया क्लास आ गया था जिसका सिर्फ काम था भगवान से बात करना। खेती नहीं करते, शिकार नहीं करते, सिर्फ रिलीजन का काम। और जिस आदमी का फुल टाइम काम भगवान से बात करना हो, उसके पास पावर और अथॉरिटी आना इनएविटेबल था। और ऐसे बदलाव सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं हो रहे थे। 2500 किलोमीटर ईस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, हड़प्पा, 40,000 लोगों के प्लान्ड सिटीज, ग्रिड स्ट्रीट्स, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, दुनिया का पहला अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम, और शहर के बीचों बीच द ग्रेट बाथ, 12 मीटर लंबा, 2.4 मीटर गहरा, नेचुरल बिट्यूमेन से वाटरप्रूफ्ड। ये स्विमिंग पूल नहीं था, रिक्रिएशनल यूज के लिए नहीं था, ये रिचुअलिस्टिक प्यूरिफिकेशन के लिए था। फिर 4000 से 3000 BCE और गेम पूरा बदलने लगता है। शहर 50 से 5000 और फिर 50,000, और एक बड़ी प्रॉब्लम वापस से खड़ी होने लगती है। हजारों लोगों का रिसोर्स फ्लो कैसे ट्रैक करे, किसने क्या दिया, किसको क्या मिला, कितना बचा, कितना जाएगा, मेमोरी में फिट नहीं होता। और प्रीस्ट के पास ये प्रॉब्लम सबसे पहले आई, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑफरिंग्स उन्हीं के पास आती थी। आर्कियोलॉजिस्ट डेनिस मार्थ बेसेरेट को 4000 साल पुराने मेसोपोटामियन टेम्पल से 8000 BCE के हजारों मिट्टी के टोकन्स मिले। कोन इज इक्वल टू छोटी अनाज की मात्रा, स्पीयर यानी बड़ी क्वांटिटी, और सिलेंडर का मतलब एक जानवर। किसान की भेंट एक मिट्टी के पॉट में बंद, बाहर से सील, अंदर टोकन्स। इतिहास का सबसे पहला स्ट्रक्चर्ड अकाउंटिंग सिस्टम।
So the debt, let us say, was 3 big baskets of grain. We put 3 spheres. Then, to remember, the tokens were impressed in the envelope. जैसे सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हुई, ये सील्स सिंबल्स बन गए और इन्हें लिखने के लिए इन्वेंट हुआ एक राइटिंग सिस्टम, क्यूनिफॉर्म। 3500 BCE। मतलब राइटिंग असल में फिलॉसफी या पोइट्री के लिए इन्वेंट नहीं हुई थी, टेम्पल्स में हिसाब मैनेज करने के लिए इन्वेंट हुई थी। अर्ली क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स में 85 से 90% बस एक ही चीज लिखी हुई मिली है, टेम्पल का हिसाब। ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी एक 5000 साल पुरानी टैबलेट रखी हुई है उरुक शहर की। क्या लिखा है उस पर पता है? किस मजदूर को कितनी बियर मिली, कितने जार्स, कितना बार्ली गया उसमें। इतिहास की सबसे पुरानी एम्प्लॉय बियर एलोकेशन स्प्रेडशीट। 3000 BCE का HR डिपार्टमेंट। गीता नहीं, कुरान नहीं, बाइबल नहीं, बियर बार्ले की अकाउंटिंग। अब जब एक्स्ट्रा रिसोर्सेज और डोनेशंस आ रहे हैं और हिसाब किताब हो ही रहा है, तो इसी का तो दूसरा नाम बैंक है। अनाज टेम्पल में स्टोर्ड, रिकॉर्ड मेंटेन्ड। किसी का बुरा सीजन आया, किसान ने उधार लिया टेम्पल से, टैबलेट्स पर लिखा गया कितना लिया, कब लौटाएगा, कितना इंटरेस्ट। सिल्वर लोन्स 20% सालाना, अनाज 33% 5000 साल पहले। आज बैंक संविधान के ट्रस्ट पर लोन देते हैं। उस वक्त भगवान से ज्यादा ट्रस्टवर्दी और कौन हो सकता था? प्रीस्ट को अनाज चाहिए, कंस्ट्रक्शन को लेबर चाहिए, नतीजा हर किसान की फसल से एक फिक्स्ड हिस्सा ऑटोमेटिकली टेम्पल को जाता। नहीं दिया, सोशल बदनामी, भगवान का गुस्सा, कम्युनिटी से बाहर एक प्रोटो टैक्स सिस्टम। अब इन सभी मॉडर्न इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स का एग्जैक्ट रूट क्लियर नहीं है, क्योंकि 3000-4000 BCE तक किंग्स और मर्चेंट्स के पैरेलल सिस्टम्स के भी प्रूफ्स हमें मिलते हैं। मगर 2 चीजें एक्सट्रीमली क्लियर है। पहला, मंदिर पहले आया, कोऑर्डिनेशन पहले हुआ, 12000 साल पहले के रिकॉर्ड्स। और नंबर 2, सारे मॉडर्न प्रोटो इंस्टीट्यूशंस का सेंटर पॉइंट टेम्पल्स थे, जहां पर सारे मॉडर्न इंस्टीट्यूशनल आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स यूज, शेयर और ट्रांसफर होते थे। जमीन का झगड़ा, चोरी, धोखा, प्रीस्ट टैबलेट खोलता, रिकॉर्ड्स पढ़ता, भगवान के नाम पर फैसला देता। 1754 BCE बेबीलोन, राजा हम्मुराबी ने 282 कानून एक पत्थर पर लिखवाए। ऊपर लिखा, शमाश ने ये कानून दिए हैं, सन गॉड, जजमेंट के देवता। दोनों पार्टियां इसे मानती क्योंकि फैसला इंसान ने नहीं, भगवान दे रहा है। टेम्पल इज इक्वल टू प्रोटोकोट और कानून भगवान का आदेश। फिर ये सब चलाने के लिए एक हेड चाहिए, फाइनल अथॉरिटी। सुमेर में उस आदमी को कहते थे एनसी, लुगाल, प्रीस्ट किंग। मंदिर का हेड, शहर का राजा, सेनापति, जज। लोग ये सब क्यों एक्सेप्ट करते थे? क्योंकि उसकी अथॉरिटी इंसान से नहीं आती थी, भगवान ने उसे चुना था। ये द डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स का पहला वर्जन था और हर सिविलाइजेशन ने इसे कॉपी किया। इजिप्शियन फैरो, भगवान के अवतार। चाइनीज एम्परर, मैंडेट ऑफ हेवन। रोमन सीजर, गॉड हिमसेल्फ। यूरोपियन किंग, डिवाइन राइट। इंडियन राजा, विष्णु के अंश, धर्म के रक्षक। 5000 साल, 5 कॉन्टिनेंट्स, एक ही ब्लूप्रिंट। मगर सिर्फ एक बड़ी मिस्ट्री। भले ही रिलीजियंस और सभ्यता के एवोल्यूशन का लॉ सेम था, मगर इंडियन सिविलाइजेशन में रिलीजियन वेस्टर्न सिविलाइजेशन के मुकाबले बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से इवॉल्व हुआ। इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सोचो, जब मेसोपोटामिया में, जिसे द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, में 40,000 लोग रहा करते थे और टेम्पल्स सभ्यता को कंट्रोल कर रहे थे, तब इंडस में 40 लाख की ज्यादा एडवांस सभ्यता दौड़ रही थी। मगर टेम्पल्स जैसे सेंट्रलाइज्ड रिलीजियस अथॉरिटी के कोई सबूत नहीं मिले, बस डिस्ट्रीब्यूटेड रिचुअल्स के सबूत मिले। सेंट्रलाइज्ड रूलर जैसे किंग के भी कोई सबूत नहीं मिले। तो फिर यह सभ्यता चल कैसे रही थी? फिर जब हिंदुइज्म का जन्म हुआ, वेदों में 33 मूल देवता थे, आदित्याज, रुद्राज, वासुज, इंद्र और प्रजापति। मगर हिंदुइज्म कॉन्सेप्ट में एक ऐसी चीज थी जो किसी और धर्म में नहीं थी, एक ही ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के अनंत मैनिफेस्टेशंस। तो 33 देवता बन गए 330, 330 बन गए 3000। हर गांव, हर पेड़, हर नदी, हर परिवार का अपना देवता। आज मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म में लाखों देवी देवता के रूप माने जाते हैं और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं करोड़्स में है, मगर ये काउंट नहीं, एक ही अनंत ब्रह्मांड के रूप है। और ये फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर एक्सट्रीम पॉलिथिज्म का 3000 साल के इन्वेजन्स के बाद भी नहीं टूटा। मिडिल ईस्ट में एक तरफ भगवान सिंप्लीफाई होते गए, 1000, 100, 10, 3, 1 भगवान, एक किताब, एक ट्रूथ, एक पाथ। और आज की दुनिया की 55% आबादी इसी एक भगवान के 3 वर्जन्स को फॉलो करती है, यहावे, क्राइस्ट, अल्लाह।
सो एक तरफ भगवान सिंप्लीफाई हुए और दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हुए। एक भगवान वर्सेस अनंत भगवान, एक किताब वर्सेस कोई फिक्स किताब नहीं, एक सच्चाई वर्सेस अनंत सच्चाइयां, सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड रिलीजन। कॉमन सेंस कहता है किसी एक मॉडल को तो खत्म हो जाना चाहिए था, मगर फिर भी सिर्फ इन्हीं दो जमीनों ने 80% लोगों को रिलीजन दिया, बाकी सब खत्म हो गए। यही पैराडॉक्स और गहरा होता है। मोनोथिज्म ने सबको कन्वर्ट किया। इजिप्ट 300 साल, रोम 400 साल, पेगन यूरोप 1000 साल, मगर इंडिया के सामने हमेशा अटक गया। सिकंदर लूट के चला गया, मुगल्स 200 साल राज कन्वर्ट नहीं कर पाए, ब्रिटिश 200 साल, हिंदू पॉपुलेशन 80% बनी रही। दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर्स, सबसे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियंस, हर बार फेलियर। इंडिया वो एक सिविलाइजेशन है जिसे एक भगवान वाला सिस्टम कन्वर्ट ही नहीं कर पाया। आखिर क्यों? और अगर आप मुस्लिम हो, आपका रिलीजियन सबसे तेजी से फैलने वाला रिलीजन है। जो सिविलाइजेशन क्रिश्चियनिटी को नहीं मानी वहां तक भी पहुंचा। सच्चाई यह है कि आज जो भी धर्म जिंदा है, जरूरी नहीं कि वही सच है, बल्कि उनका ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा कर गया जो दूसरे नहीं कर पाए। और 4000 साल पहले इंडस वैली और मिडिल ईस्ट ने उस ब्लूप्रिंट का पहला वर्जन बनाया था। वही ब्लूप्रिंट जो हिंदुइज्म को जिंदा रखा, जिसने इस्लाम को फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बनाया और जो आज भी आपकी जिंदगी को चला रहा है, बस आपको मालूम नहीं है। सो स्टे ट्यून्ड साइकोस, यू डीप थिंकर्स, व्हाई ओनली मिडिल ईस्ट एंड इंडिया पार्ट 2 जल्द ही।